हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण का जो R बराबर 2F जो होता है, इसे हम सिद्ध करेंगे। R बराबर 2F, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड आज हमारा जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा और इसे हम सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि किसी गोली दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या से संबंधित संबंध को स्थापित करें। तो इसे सिद्ध करें कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और तीसरा क्वेश्चन में बोला है सिद्ध करें कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस से फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। चौथा क्वेश्चन में बोला है कि किसी गोली दर्पण में F बराबर R/2 को स्थापित करें। इसे हमें स्थापित करना है। ये सभी क्वेश्चन यही बोल रहा है। किसी गोली दर्पण में R बराबर 2F को सिद्ध करने बोला है। तो हम सबसे पहले चित्र में देखेंगे कि इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को लेंगे। अवतल दर्पण MN एक अवतल दर्पण लिया और AB किरण B पॉइंट पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए S दिशा में चली जाती है और C से CB जो है लंब डाला गया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे चित्र में MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर AB प्रकाश समांतर AB एक प्रकाश किरण दर्पण के कहाँ पे B पॉइंट पे B बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद कहाँ चले जाता है? F फोकस से होते हुए S दिशा में चली जाती है। ठीक है, चली जाती है एंड इस दिशा में चले गया। उसके बाद लिखेंगे कि हम C से जो हमारा जो है C चली जाती है और C से CB दर्पण के B बिंदु पर लंब खींचा गया है। ठीक है, ये लंब खींचा C से CB एक लंब खींचा गया है। उसके बाद चित्र में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या को दिखाया गया है। ये फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या को दिखाया गया है। चित्र में लिखेंगे हम लोग, चित्र में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या को दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम को। परावर्तन के नियम से क्या होता है? परावर्तन के नियम
नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कौन है मेरा, तो आपतन कोण को देख यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतन कोण, ये कोण ए बी सी, कोण ए बी सी जो है ये क्या है, आपतन कोण है। और जो परावर्तन कोण है सी बी एफ, ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो बराबर है, तो ये हमारा कोण आई है, तो ये कोण आर है, ये क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे कि आपतन कोण कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ बराबर है। तो कोण इसमें कोण आई हो जाएगा इक्वल टू कोण आर, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब ज्यामिति से हम सिद्ध करेंगे कि ज्यामिति क्या, ज्यामिति से तो ए बी जो है सी एफ के समांतर, यहाँ जो ए बी है, ए बी सी एफ के समांतर है और सी बी एक तिर्यछेदी रेखा है। जो सी बी है एक तिर्यछेदी रेखा है। तो कोण ए बी सी जो होगा वो, ये कोण ए बी सी वो कोण बी सी एफ के समांतर होगा। ठीक है, जो कोण ए बी सी जो है ये कोण सी बी एफ के समांतर होगा। तो इससे ज्यामिति से हम ये पा लिए ज्यामिति से। तो कोण क्या लिखेंगे, ए बी समांतर है सी एफ तथा सी बी क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या कि कोण ए बी में कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के, जिसे एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण दूसरा हमको मिल गया। तो समीकरण 1 को और 2 को क्या करेंगे, दोनों से प्राप्त करेंगे। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या होगा। तो समीकरण 1 में सबसे पहले कोण को लेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी बी एफ, जो सी बी एफ था हमारा कोण सी बी एफ, और ये जो कोण हमारा कोण ए बी सी होगा वो कोण बी सी एफ के बराबर है। तो एल एच एस एंड आर एच एस बराबर है। तो जो हमारा एल एच एस है और आर एच एस जो है, एल एच एस एंड आर एच एस बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण बी सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ के। इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात बराबर है एल एच एस बराबर है आर एच एस के। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। तो अब हम लिखेंगे किसका नियम, जो हमारा एक ही कोण पे अब लिखेंगे कोण त्रिभुज से हम प्राप्त करेंगे कि बी सी एफ जो है हमारा, बी सी एफ जो है ये क्या है, ये त्रिभुज बना रहा है। तो अब लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा कोण है, अब त्रिभुज जो है ए बी सी एफ में देखेंगे क्या है कि एक ही भुजा से बने दो कोण, एक ही भुजा में बना दो कोण बराबर होता है, अतः कोण को सम्मुख कोण कहेंगे, सम्मुख भुजाएं, इसका जो सम्मुख भुजाएं भी जो होगा बराबर होगा। ठीक है, होगा।
या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु, या लिख दें कि या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, शब्दों में कह सकते हैं कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब लिखेंगे जो हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो जो हमारा सी जो होगा, सी एफ बराबर जो होगा ये बी एफ के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, दो कोण बराबर होने से दो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये सी एफ बराबर बी एफ होगा। तो हम क्या करेंगे, सी एफ इजकल टू बी एफ, तो सी एफ इजकल टू बी एफ। अब भौतिक मानों को स्थापित करेंगे, जो उसका दिया हुआ है भौतिक मानों को स्थापित करने के बाद को देखते हैं क्या होता है कि जो हमारा सी एफ जो है ये सी एफ इजकल टू बी एफ है। हाँ, अब जो हमारा त्रिभुज है, अब क्या होगा, हम अब इसको घटाएंगे। जो CP है, जो हमारा त्रिज्या है, वो हमारा जो फोकस दूरी के आधी होगी, तो आधी को हम छोटा घटाएंगे, तो हम अब जो होगा CP माइनस क्या था, PF, इसको हम PF से घटा दिए, इसे घटाए तो हमारा क्या आया, PF। तो PF आया, कैसे आया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यानी छोटे द्वारक के दर्पण, छोटे द्वारक के जो दर्पण होते हैं, दर्पण के लिए BP के निकट है, इसलिए क्या होगा कि BF बराबर PF। ठीक है, तो हम इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा R है, R माइनस F इजकल टू F, ये तो है त्रिज्या, ये हमारा फोकस है या फोकस दूरी है। तो चिन्ह परिपाटी उपयोग करने पर, अब हम चिन्ह परिपाटी को उपयोग करेंगे। क्या हो, चिन्ह परिपाटी को उपयोग करने पर, अब चिन्ह परिपाटी को उपयोग करके हम देखेंगे कि जो माइनस ये है, माइनस में है, माइनस ये F हो जाएगा इजकल टू माइनस F। अब देखते हैं कि जो हमारा ये माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ही। तो ये माइनस है, माइनस R प्लस F इजकल टू माइनस F। ठीक, अब हम इसे हम F में तब्दील कर देंगे, फोकस में F, तो क्या होगा कि ये दोनों क्या होगा, अब ये होगा कि माइनस जो R होगा, माइनस R को इधर लाए तो माइनस, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में F आएगा, और माइनस F क्या हो जाएगा, माइनस R बराबर माइनस 2F हो जाएगा। ये माइनस खत्म, तो R बराबर क्या आया, 2F आया कि नहीं आया, या F बराबर हम लिख सकते हैं R/2। ये हमारा सिद्ध हो गया अवतल दर्पण में देखें इसे, तो अब उत्तल दर्पण में ये हमारा सिद्ध हो गया, ये दोनों सिद्ध। अब दूसरे थ्योरी में देखते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या बोल रहा है। इसी क्वेश्चन को हम, यही क्वेश्चन को हम किस में लेते हैं, उत्तल दर्पण में लेंगे, या उत्तल दर्पण में।
उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहला उसका फिगर बनाएंगे उत्तल दर्पण का। तो ये जो है ये क्या है, उत्तल दर्पण। और इसको भी लिखेंगे MN है। ये क्या है, कौन सा उत्तल दर्पण है, MN उत्तल दर्पण। ठीक। अब हम जो है इसे इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष ये, और ये हो गया। ये हमारा पोल हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये फोकस हो गया। यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या हो गया। ये आनंद हो गया। तो यहाँ से दूसरे पेन से बना देते हैं। ये MN कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहेंगे। ठीक। अब आते हैं कि जब प्रकाश किरण जो है यहाँ से अनंत से आया, AB प्रकाश किरण अनंत से आया, इधर से आया B प्रकाश किरण B पॉइंट पे आपतित हुआ, और वो परावर्तन के बाद कहाँ चले गया, छिटक गया। जो आती हुई प्रतीत हुआ F में, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद जो हम उसमें लंब खींचे थे, इसमें भी लंब खींचेंगे। S दिशा में चले गया, S दिशा में चले गया इस तरीके से, और इसमें लंब खींचेंगे। तो लंब जो है इस तरीके से, इस तरीके से हम लंब खींचेंगे। ठीक। यहाँ पे लंब खींचे और इसे P माने, और इसे अब चलते हैं। अब इसे हम लिखेंगे, थ्योरी में लिखेंगे कि इसके बारे में लिखेंगे। तो चित्र में क्या है कि MN एक उत्तल दर्पण है। MN में सेम लिखेंगे, लेकिन इसमें उत्तल लिखेंगे, इसमें अवतल लिखे थे। तो चित्र में लिखेंगे, चित्र में क्या है कि MN एक उत्तल दर्पण है। MN एक उत्तल दर्पण है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर AB एक प्रकाश किरण कहाँ पे गया, प्रकाश किरण दर्पण के B पॉइंट पे, दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है, यानी आपतित होती है। और उसके बाद जो परावर्तन के बाद S दिशा में गया है ना। S दिशा में गया है बच्चों, S दिशा में चली जाती है। ठीक। जो बड़ी F से होती हुई इसमें लिखेंगे कि जो बड़ी F से होती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतीत होती है। और इसमें C से CT, इसे जो हम लंब खींचे, ये C से CT लंब खींचे। ठीक है। तो C से CT बिंदु B पर लंब
खींचा गया। अब परावर्तन के नियम से देखेंगे। परावर्तन के नियम से देखेंगे कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन के नियम को हम सिद्ध करेंगे। परावर्तन नियम से, परावर्तन के नियम से तो आपतन कोण बराबर, यहाँ से आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, ठीक है। तो अब हम जो है इसमें क्या है कि कोण जो है कोण ए बी और टी, ए बी टी, कोण ए बी टी बराबर है कोण टी बी और एस के। कोण ए बी टी बराबर है कोण टी बी एस के। तो लिखेंगे हम इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के से कोण, आपतन कोण क्या है तो ए बी टी बराबर है कोण टी बी एस के। समीकरण 1 मानेंगे इसे, ठीक है। अब फिर ज्यामिति से हम ज्यामिति से देखेंगे कि जो है ए बी जो है समांतर है पी सी के। अब ए बी जो है समांतर है पी सी के, तो लिखेंगे हम समांतर है पी सी के और टी क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। इसमें भी लिखेंगे कि ए बी समांतर है पी सी के और सी टी क्या है, सी टी एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। उसके बाद जो तिर्यक छेदी अब रेखा से अब है कि कोण जो है, कोण यहाँ पे देख सकते हैं कि समांतर बोला है तो कोण ए बी टी जो है, कोण ए बी टी वो जो है एफ जो कोण है, कोण एफ एफ सी बी जो है वो क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोणों को लिखेंगे। अब संगत कोण से हम देखते हैं कि संगत कोण क्या होता है कि अब जो हमारा कोण है, कोण ए बी टी वो बराबर है कोण एफ सी बी के। क्या ये क्या है, समीकरण दूसरा मानेंगे और ये क्या है, संगत कोण है, ठीक। अब लिखेंगे हम जो हमारा कोण जो है इसमें भी और भी कोण है। तो कोण क्या है कि ये जो टी बी एस जो है, कोण टी बी एस वो एफ बी एस के, जो एफ बी एस जो है एफ बी एस के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। अब जो कोण टी बी एस बराबर कोण एफ बी सी, ये तीसरा मानेंगे समीकरण। और ये क्या है, शीर्षाभिमुख तिरछाभिमुख कोण है, ठीक। अब हम आते हैं उसके समीकरण की ओर। तो समीकरण को लेंगे। अब समीकरण से हम सिद्ध करेंगे कि क्या होता है। तो समीकरण 1, 2 एंड 3 से क्या है कि जो हमारा कोण है, कोण इसमें कोण जो है कोण एफ बी सी बराबर है एफ सी बी के बराबर है, कोण एफ सी बी के बराबर है। अब हम इसके त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज से हम ये करेंगे। दूसरी पेज की ओर चलते हैं। तो इसमें इस पेज में लिखेंगे कि अब चित्र को यहाँ रखते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ आए। अब लिखेंगे कि हम ये त्रिभुज भी बना रहा है। तो त्रिभुज जो है कोण एफ बी सी, जो एफ बी सी में एक ही भुजा पर बने दो कोण क्या होता है, उसमें पढ़े आप, सम्मुख कोण होता है और वो बराबर होती है। अभी उसे लिखेंगे कि कोण एफ बी सी जो है में
एक ही भुजा पर बने कोण दो कोण क्या होते हैं? बराबर है। अतः क्या होगा कि कोण त्रिभुज है, त्रिभुज को क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। त्रिभुज की जो सम्मुख भुजा होगी, सम्मुख भुजा बराबर होगी या क्या होगा? जो त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। होगा ना? इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए जो हमारा बी एफ जो है, इसमें जो हमारा जो बी एफ है, बी एफ वो क्या है? वो सी एफ के क्या है? निकट है, बीपी के बहुत निकट है। इसलिए बीपी के बहुत निकट है, तो बी एफ बराबर सी एफ। ये बीपी के बहुत निकट है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि जो हमारा पी एफ है बराबर है सी एफ के। अब देखेंगे कि जो है पी एफ, ये पी एफ जो है वो क्या है? सी एफ के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा पी एफ जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा। इसलिए पी एफ बराबर सी पी माइनस पी एफ। भौतिक मानों को चिन्ह परिपाटी के साथ प्रतिस्थापित करने पर भौतिक मानों को, अब लिखेंगे भौतिक मानों को चिन्ह परिपाटी के साथ प्रतिस्थापित करने पर जो होगा f बराबर क्या होगा? r माइनस एफ। तो f को इधर लाए, f बराबर r है। ठीक, तो इसमें f 2f हो जाएगा बराबर r, और f बराबर r/2। ये उत्तल दर्पण का सेम आएगा, लेकिन ये उसमें अवतल, इसमें उत्तल है। अब चलते हैं दूसरी ओर। तो गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कभी आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है, कभी सीधा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी सामने होती है तो कभी पीछे। इन स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग किया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक परिपाटी कहा जाता है। इसके अनुसार सबसे पहला नंबर पॉइंट 1 में बोला है कि किसी भी दर्पण के सामने वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है। तो दर्पण में हमेशा वस्तु को कहाँ रखा है? उत्तल दर्पण में लें तो वस्तु को हमेशा दाहिनी ओर रखा जाता है, सामने की ओर रखा जाता है। और उत्तल लें तो उसमें भी वस्तु को आगे की तरफ रखा जाता है। उसके बाद ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियों को मापा जाता है। ध्रुव को जो है मूल बिंदु मानकर सभी बिंदुओं को मापा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट में बोला है कि आपतित किरण की दिशा ध्रुव से दाहिनी ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा ध्रुव से दाहिनी और मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट में है इसके विपरीत। आपतित किरण को विपरीत दिशा या ध्रुव से बाईं ओर
मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो सबसे ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपतित किरण की दिशा ध्रुव से दाहिनी आपतित किरण की दिशा ध्रुव से दाहिनी ओर जो दाहिनी ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और उसके बाद जो हमारा इसके विपरीत जो आपतित किरण की दिशा जो है आपतित किरण की विपरीत दिशा ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत जो है मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां बाईं ओर जो होता है धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ऊपर धनात्मक होती है। और देखते हैं ये चित्र है चिन्ह परिपाटी का। अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो अब आता है हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक तथा ऋणात्मक होती है क्यों? तो क्यों होती है इसके बारे में जानेंगे। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को वास्तविक रूप से ध्रुव की बाईं ओर काटती है, जिस कारण अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक तथा ऋणात्मक होती है। इस कारण वो फोकस दूरी वास्तविक तथा ऋणात्मक होती है। ये जो काटती है फोकस में, इसे हम क्या होता है ऋणात्मक होती है, नीचे की ओर काटती है। ये देख सकते हैं चित्र में। अवतल दर्पण वास्तविक तथा ऋणात्मक फोकस दूरी। ठीक, अब हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक तथा धनात्मक क्यों होती है उसके बारे में देखेंगे। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद छिटक जाती है तो काल्पनिक रूप से ध्रुव की दाहिनी ओर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण की यहाँ आप लोग पढ़ रहे कि धनात्मक होती है। ठीक है, ये उसका चित्र है और इसमें दिखाया गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है एंड काल्पनिक होती है। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की और। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एंड बच्चों। एंड आज अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने बोला है। तो इसमें जो है बहुत सारे ये हमारे बिहार बोर्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और जो थ्योरी होता है थ्योरी में भी बहुत बार पूछे गए हैं। हर बार इसे इम्पोर्टेंट VVI मान लें। VVI हर साल पूछा गया क्वेश्चन ये है हमारा अवतल एंड उत्तल के बारे में। और ये इसका अवतल और उत्तल के बारे में भी पूछते हैं। ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं बच्चों, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरीके से बढ़िया से याद कर लें। तो अब हम चलते हैं अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो इसे सबसे पहला इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देती है। ये प्रकाश किरणों को कहाँ जमा करती है? एक बिंदु पर जमा करती है। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है से प्रकाश आया, ये यहाँ पे जमा हो गया, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जमा हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये अभिसारी दर्पण है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश किरणों को छितरा देती है। ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से प्रकाश किरण आया और ये छिटक गया, यहाँ से फिर प्रकाश किरण आया फिर छिटक गया, तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। और ये क्या होती है? अपसारी दर्पण इसे कहते हैं। अब चलते हैं इसका परावर्तक सतह। जो इसका परावर्तक सतह होता है, इसका परावर्तक सतह दबा हुआ होता है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, जो आप लोग देख सकते हैं चित्र में। जो इसका परावर्तक सतह क्या है? दबा हुआ, ये उभरा हुआ। ठीक, अब अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सामने तथा पीछे दोनों स्थानों पर क्या बनता है?
स्थानों पर प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। दर्पण के सामने भी बनेगा और पीछे भी बनेगा, और इसका फोकस क्या होता है, वास्तविक तथा ऋणात्मक होता है, तो इसका वो फोकस काल्पनिक तथा ऋणात्मक धनात्मक होता है। ये उसका उत्तल है, यहाँ पे ये यहाँ पे फोकस है उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण में यहाँ पे फोकस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक है। अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के सामने पीछे दोनों स्थानों पर प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण के द्वारा सिर्फ दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। आप लोग देखें, आप लोग तो जान गए हैं कि कहाँ बनता है कहाँ नहीं। अब अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा उल्टा और काल्पनिक तथा सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। स्पेशल केस के कारण इसे हम दोनों लिखते हैं। काल्पनिक में बनता है इसलिए लिखते हैं, अवतल में भी काल्पनिक बनता है, जो स्पेशल केस में दिखे थे हम लोग उसमें। अब उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा जो अवतल दर्पण द्वारा क्या कौन कौन साइज की प्रतिबिंब बनती है, तो सबसे पहला छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बराबर बनता है, बड़ा बनता है, और सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो अब आते हैं हम कि आपको 3 दर्पण दिया गया है। अब एक समतल है, एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। तो आपको छूकर बताना है कि कौन सी दर्पण है। तो हम तीनों दर्पण को बारी बारी से छुएंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा वह समतल दर्पण होगा, ठीक। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा और वह उत्तल दर्पण होगा, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह दबा हुआ होगा वह अवतल दर्पण। इस प्रकार हम तीनों दर्पणों को छूकर बता सकते हैं, छूकर पहचान कर सकते हैं, बता सकते हैं एंड सिद्ध कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं, अब वही क्वेश्चन है लेकिन इसे बिना छुए बताना है। तो आपको 3 दर्पण दिया गया है, एक समतल, अवतल, उत्तल को बिना छुए बताना है कि कौन क्या है। तो हम तीनों दर्पणों के पास बारी बारी से किसी एक पुस्तक को ले जाएंगे, कि कोई पुस्तक ले जाओ या मोबाइल ले जाओ या अपने आप को ले जाओ। तो हम देखेंगे सबसे पहला समतल दर्पण में जिस दर्पण में हमेशा सीधा काल्पनिक और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा वो समतल दर्पण होगा, ठीक है। उसका प्रतिबिंब क्या होगा, जिस दर्पण में हमेशा सीधा क्या होगा, सीधा काल्पनिक और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वह क्या होगा, समतल दर्पण होगा। और इसे याद रखना है, ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण क्या क्या बना सकता है, सीधा बना सकता है, काल्पनिक बना सकता है, बराबर बना सकता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जिस दर्पण में पुस्तक को दूर रखने पर उल्टा बनता है और नज़दीक रखने पर सीधा बनता है, उसे अवतल दर्पण में क्या होता है कि दूर रखने पर उल्टा हो जाता है और नज़दीक लाने पर सीधा बन जाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिस दर्पण में हमेशा सीधा काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने वो उत्तल दर्पण होगा। आप लोग साइड मिरर के बारे में बात किए, वो साइड मिरर क्या बना रहा है, इतने बड़े ट्रक को एक छोटे से मिरर में कैद कर रहा है, तो वो उत्तल दर्पण है। क्या बोला है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। एंड गाइज, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंडों को, और बोल दें कि अब हम लोग फिज़िक्स शुरू कर दिए हैं। और हमारे जो आज ये हमारा कौन सा महीना है, तो हमारा ये नवंबर महीना है, और हम लोग मार्च से पहले ही शुरू करते हैं। हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सोशल पढ़ाएंगे आप लोगों को 10th का, और हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हिंदी ग्रामर में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन। तो 50% मार्क्स हमारा हिंदी ग्रामर से आता है, तो हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। एंड आप लोगों का ये जो PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।